तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम दोनों की ही तैयारी करवाते हैं साथियों। हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूँ। हमारी क्लास डेली दिन में 1 बजे होती है। सभी स्टूडेंट जानते हैं, जो पुराने हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जान लें। डेली रोजाना 1 बजे दिन में हमारी क्लास होती है साथियों, और उस पर हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर कंप्लीटली। तो साथियों, ना केवल एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस इत्यादि एजुकेशन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फिलर फोरम के नाम से। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का भी लिंक साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करोगे, थोड़ा ऊपर चलोगे तो सीक्वेंस वाइज हर सब्जेक्ट का लिंक है, टेलीग्राम का भी और यूट्यूब चैनल्स का भी। तो उससे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो डिटेल्स मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाता हूँ साथियों क्लास के अंदर वीडियो में, वो डिटेल्स मैं टेलीग्राम पे चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो वहाँ से आप जा करके उन डिटेल्स को देख सकते हैं, पोल क्वेश्चन से मिल सकते हैं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं आपका नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो वो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम जरा अपनी क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथियों। हमारा मौर्योत्तर चैप्टर चल रहा है फिलहाल। ठीक है, मौर्योत्तर में शक और कुषाण, जिसमें कि शहराज शक थे, और कुषाण उसके बाद में जो आए थे उनके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। वो चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, और अब जो बाद में मौर्योत्तर काल में जो गुप्त पूर्व मौर्यों के बाद में और गुप्तों से पहले के जो कुछ गणतंत्र और राजतंत्र थे, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने एक उसके ऊपर टॉपिक पे एक गणतंत्र था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। क्या नाम था जरा बताएंगे? पिछली क्लास वाले जो थे उस क्लास के अंदर जरा बताइए, पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक जहाँ पर छोड़ा था वो क्या था? ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं हमारे इस पे। तो गणतंत्र और राजतंत्र में और कौन कौन से आते हैं उसी के साथ में, तो कुनिंद गणतंत्र पे चलेंगे भी हम 1 बाय 1, फिर राजतंत्र पे आएंगे। ठीक है, तो कुनिंद जो थे ना साथियों, गुप्तों से पहले, तो ये जो थे इनका स्वशासन का राज्य था सतलुज और व्यास नदी के आसपास का क्षेत्र था, और योधेयों के पड़ोसी थे। ये योधेयों के पड़ोसी थे। योधेय जो इससे पहले जो टॉपिक था वो योधेयों का ही टॉपिक था साथियों। तो योधेयों के ये पड़ोसी थे। इनके सिक्के हमें साथियों कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और लुधियाना जो कि आधुनिक पंजाब प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मिलते हैं। जिनके के ऊपर ब्राह्मी और खरोष्टी में लिपि है। जिनकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी है। ठीक है, इसके बाद लिच्छवी साथियों सबको पता होगा इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था लिच्छवियों की राजकुमारी, जिसका नाम था कुमार देवी, उसके साथ विवाह किया था लिच्छवियों की कुमार देवी। ठीक है, औदुंबर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके बारे में नेट में पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। औदुंबर का जो राज्य था साथियों वो रावी और व्यास नदी के किनारे था, और ये विश्वामित्र के वंशज मानते अपने आप को। किसके वंशज? विश्वामित्र के वंशज मानते थे, जिनका कि गोत्र कौशिक। आधुनिक समय में अगर हम देखें साथियों तो जो कौशिक है ना वो ब्राह्मणों में ही आते हैं, तो इनका गोत्र कौशिक था, और सिक्के मिले हैं इनके। ठीक है, इनके भी सिक्के मिले हैं। उसके बाद आ जाता हमारा शिवी जो थे, इनके सिक्के मिले साथियों हमें मिलते हैं चित्तौड़ और नगरी, जो कि दोनों ही राजस्थान में है आधुनिक। इसके बाद आता है मालव में कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख एक आता है साथियों। मालवों का उल्लेख मिलता है हमें कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में, जो कि मालव संवत चलाया गया है इन्होंने साथियों। इन्होंने मालवों से जुड़ा हुआ कौन सा संवत है? मालव संवत। ठीक है, और इसके बाद आता है आभिर जो कि झांसी और बिलसा, आधुनिक झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में साथियों, और बिलसा उसके आसपास का क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। वृष्णि यादवों को भी बोलते थे साथियों। वृष्णि जो कृष्ण भगवान जो थे वृष्णि वंश से संबंधित थे। ठीक है, कृष्ण जो महाभारत के जो कृष्ण हुए हैं वो वृष्णि या यादव वंश से संबंधित रहे हैं, और इनका जो क्षेत्र था वो द्वारका था साथियों। क्या क्षेत्र था इनका? द्वारका था, क्योंकि कृष्ण भगवान का आप देखोगे द्वारिकापुरी
उन्हीं की बसाई गई थी, जो कि आधुनिक गुजरात में है और जो समुद्र के किनारे थी और अब एट प्रेजेंट टाइम में डूब चुकी है। समुद्र के किनारे थी तो डूब चुकी है, क्योंकि पानी का लेवल साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक रिसर्च का विषय है, इसके ऊपर विद्वानों ने रिसर्च करके प्राचीन नगरी द्वारिकापुरी का पता लगाया है। ठीक है, तो अर्जुन ने वहाँ से फिर इनको ला करके बसाया था हरियाणा बहुधान्य के प्रदेश में, जो कि हरियाणा और पंजाब का सीमा प्रदेश है। वहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख मिलता है साथियों, अंधक वृषणी के रूप में। किस रूप में वर्णन मिलता है? अंधक वृषणी के रूप में। ठीक है, ये थे हमारे गणतंत्र। अब एक प्रमुख राजतंत्र आ जाता है, कौन सा आता है? नागवंश। ठीक है, तो नागवंश जो था, नाग से संबंधित या नागवंश भी बोल देते हैं इनको। इनका जो क्षेत्र था पद्मावती पवैया नामक स्थान पर है, जो कि आधुनिक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पवैया है, जो कि उस समय आज का पवैया, उस समय का पद्मावती। क्लियर? और विदिशा और मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर ये लोग रहते थे। जिन्होंने इनके बारे में उल्लेख मिलता था कि गंगा नदी के किनारे इन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। किन्होंने? नागवंशियों ने। ठीक है, इसके बारे में विद्वानों का मानना है साथियों कि नागवंशियों ने, जो आधुनिक हिंदू धर्म है ना साथियों, आधुनिक जो हिंदू धर्म है उसका नागवंशियों ने उसकी स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद जो और वंश आए, जैसे कि वाकाटक वंश आया था, वाकाटकों ने उसका पालन पोषण किया और गुप्तों ने उसका और बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। किसका? आधुनिक हिंदू धर्म का। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुप्त साथियों सारे ही जात जो थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारा मौर्योत्तर काल का चैप्टर साथियों अभी खत्म हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम गुप्त काल के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ जाता है गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश सबको पता होगा, 240 AD। अब BC को भूल जाइए, अब सारा सिस्टम हमारा, सारा सिलेबस AD में चलेगा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल तक का डिस्कशन करेंगे हम बारी बारी। तो गुप्त राजवंश साथ सबको पता होगा, 240 AD में श्रीगुप्त जो हुआ था साथियों, उसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। हालांकि ये जो गुप्त थे साथियों, ये श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, जो ये थे 2 शासक प्रमुख ग्रुप थे, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये प्रकार के छोटे सामंत थे। किनके? कुषाणों के। इनके बारे में विद्वानों का, इतिहासकारों का अनुमान है कि ये कुषाणों के सामंत रहे थे और बाद में फिर जब ये स्वतंत्र हो गए, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। क्लियर? श्रीगुप्त पहला इसका शासक था साथियों। पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। और लास्ट जो अंतिम था वो था विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक था गुप्त साम्राज्य का, और श्रीगुप्त जो है फर्स्ट साम्राज्य का, इसका पहला शासक था। सामंत के रूप में इसकी स्थापना करता था श्रीगुप्त। ठीक है, उनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि पटना है, आधुनिक बिहार की राजधानी है। और बाद में हो गई थी उज्जैन। प्राथमिक राजधानी पाटलिपुत्र और बाद में उज्जैन से भी इनका शासन प्रशासन चलता था। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते साथियों कि इनकी जाति क्या थी, कौन से वर्ण से संबंध रखते थे ये। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है इसके बारे में, तो एक एक करके हम बारी बारी डिस्कशन करते हैं। इसमें क्षत्रिय मानते हैं कौन कौन साथियों? RC मजूमदार और गौरीशंकर ओझा इनको क्षत्रिय मानते हैं। शूद्र मानते हैं KP जायसवाल महोदय। ठीक है, ब्राह्मण मानते हैं HC राय चौधरी और दशरथ शर्मा, इनको ब्राह्मण मानते हैं। किनको? गुप्तों को। वैश्य मानना है रोमिला थापर और RS शर्मा अल्तेकर का। रोमिला थापर, RS शर्मा वही जो NCERT वाले हैं वो, और अल्तेकर महोदय। और ये जो है तीनों, इनका मानना है कि गुप्त जो थे वो वैश्य थे। वैश्य मतलब आधुनिक संदर्भ में व्यापारी, जो कि हम बनिए से जोड़ देते हैं, जिसको बनिए या वणिक, वैश्य, जो कि बिजनेस में और दुकानदारी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा करते हैं बिजनेस ये लोग। तो पहला शासक श्रीगुप्त था साथियों। इत्सिंग इसे चेली केतु कहता है। चीनी यात्री जो इत्सिंग आया था ना साथियों, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है, अपने डायरी में लिखा है, क्या नाम लिखा उसका? चेली केतु। किसको? श्रीगुप्त को। ठीक है, दूसरा शासक इसके बाद हुआ था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में अभी ज़्यादा कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है हमें। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख शासक हुआ था साथियों, ये हुआ था मेन। वास्तविक संस्थापक कौन था इसका? चंद्रगुप्त प्रथम। किसका? गुप्तों का।
चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका प्रमुख संस्थापनाकर्ता में से एक माना गया है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तों का, जिसका कि टाइम पीरियड रहा था पॉलिटिकली टाइम पीरियड रहा है 319 से 335 एडी, 319 से 335 एडी। तो आप हमें बताइए साथियों कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब शुरू किया था? बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी साथियों, वो कब की थी? जरा बताइए, देखते हैं जरा कितने लोग बता पाते हैं। हालांकि नेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, पुराने PYQ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसने जो धारण की थी साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज। क्या उपाधि धारण की थी साथियों? महाराजाधिराज। और गुप्त संवत चलाया था इसने। इसके साथ ये खास तौर से जुड़ा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। और उसकी पत्नी जो थी ना साथियों, वो थी कुमार देवी। पत्नी कौन सी थी? कुमार देवी। और लिच्छवियों की जो राजकुमारी थी, लिच्छवियों की राजकुमारी थी, जिसके साथ शादी की थी इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ था ना साथियों, समुद्रगुप्त, उसे कहा गया था लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवियों का देवता। कुमार देवी यानी कि लिच्छवी इसके नाना हो गए समुद्रगुप्त के, और सब दामाद हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जिसको कि लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। क्लियर? यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता हमारा समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है साथियों। समुद्रगुप्त बहुत बड़ा साम्राज्य का स्थापना करता रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके शरीर पर 100 घाव थे और 100 से अधिक युद्धों का ये विजेता रहा है, जो कि अपने समय पर कभी नहीं हारा। ठीक है, किसी भी युद्ध को ये हारा नहीं है। सभी युद्ध इसने जितने भी युद्ध लड़े सभी लगातार जीते, और 100 से अधिक इसके शरीर पर घाव थे, जैसे कि रणसांगा के बारे में कहा जाता है। ठीक है, उसी की अनुकृति था। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा? बताइए जरा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? देखते कितने लोग बता पाते हैं। 100 घाव थे के शरीर पे, 100 युद्धों का ये विजेता माना गया है साथियों। और लिच्छवी दोहित्र इसकी उपाधि थी। इसकी उपाधि क्या थी? लिच्छवी दोहित्र इसने उपाधि धारण की थी एक। ठीक है, इसके अभिलेख इसका मिलता है साथियों, एरन अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किस में लिखा हुआ? ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की चंपू शैली में लिखा हुआ है। कौन सी शैली? चंपू शैली, जो कि गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों में ही चलती है। काव्य शैली है एक। ठीक है, 33 पंक्तियां हैं इसमें, 33 लाइनें हैं, 33 लाइन्स हैं, 1 2 3 है पूरी, टोटल 33 लाइन्स है इसके अंदर, जैसे कि रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में थी, उसी प्रकार से। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र है। और ये प्रयाग प्रशस्ति, हाँ प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं साथियों। प्रयाग प्रशस्ति जो था मूलतः है मेन जो कौशाम्बी में था, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी में था। बाद में अकबर ने वहाँ से हटा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित किया इसको। कहाँ पर? प्रयाग ही था, प्रयाग था, प्राचीन नाम प्रयाग है। बाद में अकबर के समय काल में उसने वहाँ से लाकर स्थापित किया ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। कहाँ से? कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। और इलाहाबाद जो प्रयाग था, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। पहले अल्लाहाबाद, अल्लाह के नाम पर, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो अल्लाहाबाद से उसका बाद में स्वरूप नाम बदलकर चेंज हुआ इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अभी हाल ही में कुछ साल पहले माननीय योगी महाराज ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसका नाम बदल के फिर से प्रयागराज कर दिया है। तो नाम बदला नहीं साथियों, नाम को ठीक किया है। बदला था अकबर ने, इन्होंने ठीक कर दिया उसको, जो कि प्राचीन काल में प्रयाग था, प्रयागराज उसका नाम कर दिया। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति प्रयाग के अंदर है, और प्रशस्ति उसको कहा जाता साथियों जो राजाओं की प्रशंसा में लेख लिखे जाते हैं ना, उसको प्रशस्ति कहा गया है, प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, 33 लाइन्स। ठीक है, ये था इसके बारे में। और क्या था? एक मिनट। और लेखक कौन सा साथी? इसका लेखक था हरिशेन, जो कि इसका महादंड नायक था। किसका? समुद्रगुप्त का।
समुद्रगुप्त का एक पोस्ट होती है महादंड नायक की, उसके ऊपर उस पोस्ट पे था ये वी हरिसेन, इसने लिखवाया था क्या, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में और डिटेल इसी टॉपिक से रिलेटेड साथियों मैं क्या बोलते हैं आपका टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो साथियों और इसी प्रकार से हम गुप्त राजवंश के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने समुद्रगुप्त के ऊपर चर्चा की थी, तो समुद्रगुप्त के ही और में देख ले शासनकाल में और क्या क्या विशेषताएं थी उसकी। तो समुद्रगुप्त के साथियों 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। 6 प्रकार के प्रमुख सिक्के चलाए थे, कौन कौन से देखते हैं। ध्वज नंबर 1 पर है ध्वजधारी प्रकार के, ध्वजधारी मतलब झंडे के साथ में। ठीक है, दूसरा धनुर्धारी प्रकार, धनुष बाण हाथ में लेते हुए के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। परशुधारी, परशु यानी कि खड्ग हैं, फरसा लिए हुए आकृति के सिक्के। और अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के सिक्के, जिसमें कि राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। व्याघ्र निहंता मतलब बाघ को मारते हुए, व्याघ्र मतलब बाघ, निहंता मतलब मारते हुए। और वीणा वादन, वीणा बजाते हुए मतलब एक प्रकार की बांसुरी बजाते हुए। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त जो था वो साथियों वो संगीत प्रिय भी था। वीणा वादन प्रकार सिक्के जो उसने चलाए हैं उससे समुद्रगुप्त जो है बहादुर बलशाली भी था और संगीत प्रेमी भी था। ठीक है, इसके बाद इसका साथ ही 2 पुत्र होते हैं इसके, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त बड़ा बेटा है, इसके ये जो है इसकी हालांकि ऐतिहासिकता संदिग्ध रही है साथियों, लेकिन आधुनिक जो शोध हुए हैं उनसे ये प्रमाणित हो गया है कि इसके बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बना था। कौन, रामगुप्त, इसी का ही बड़ा बेटा था, छोटा बेटा चंद्रगुप्त 2। तो रामगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था, शकों ने हमला कर दिया था, शकों ने आक्रमण कर दिया था और रामगुप्त उस आक्रमण में हार गया था। तो दोनों के बीच में संधि हो गई थी, और संधि में क्या हुआ, शकों ने डिमांड की थी कि तू जो है अपनी पत्नी को हमें सौंप दे। तो एग्रीमेंट हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। तो जैसे ही ये सौंपने लगा अपनी पत्नी को, तो इसके जो छोटे भाई को चंद्रगुप्त 2 को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इसको बहुत गुस्सा आया चंद्रगुप्त 2 को, और इसने क्या किया कि अपनी भाभी का वेश बना करके, जो कि इसकी पत्नी थी ध्रुवस्वामिनी, किसकी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी थी या ध्रुव देवी का रूप बनाया चंद्रगुप्त 2 ने, हैं, लेडीज का डिजाइन कपड़े वपड़े पहन करके और पालकी में बैठ करके शकों से मिलने के लिए चला गया। शकों के स्कंधावर बोलो तो सैनिक छावनी में चला गया भेष बदल करके। तो वहाँ जाके देखा तो शक राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने वहाँ जा करके चुपके से शक राजा को मार डाला, और शक राजा को मार डाला और साथ में वापस आकर के अपने भाई को भी मार डाला। इसको भी बात भी सही है, कैसा निकम्मा राजा जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका यार, अपनी पत्नी को ही शत्रुओं को हवाले कर दिया। डूब मरना चाहिए उसको, तो इससे अच्छा तो खुद शहीद हो जाता, वीर गति को प्राप्त होता, लड़ता हुआ मार जाता तो अच्छा होता। बात समझ में आई। तो ये था। इसके बाद इसने क्या किया, चंद्रगुप्त 2 ने इसको मार दिया और इसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी के साथ में विवाह कर लिया। ठीक है, इसकी जिद बचा ली, शादी कर ली, चलो बात भर की घर में रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चंद्रगुप्त 2 राजा बन गया। इसका टाइम पीरियड जो था साथियों 375 से 415 एडी के बीच में रहा है। अब सारा सिस्टम हमारा एडी में ही चलेगा। उपाधि कौन कौन सी थी, शकारी, शकारी मतलब शकों को हराने वाला, शक और अरि, शकारी शकों को हराने वाला। दूसरा गणारी, गणों को भी हराने वाला, यानी कि गणतंत्र, जो एक दो कुछ छोटे मोटे जो गणतंत्र बचे थे उसको भी इसने समाप्त कर दिया। किसने, चंद्रगुप्त 2 ने। और उपाधि क्या थी इसकी, देवराज, देवगुप्त, श्री विक्रम और चंद्र। चंद्रगुप्त तो नाम ही था इसका, तो चंद्र, ये भी सारी इसकी उपाधियां थी। इसके जो अभिलेख कौन कौन से मिले साथियों, मथुरा स्तंभ अभिलेख, जो कि इसके शासनकाल के 5वें वर्ष में इसने निर्गत करवाया था, और उसके ऊपर लिखा मिलता साथियों गुप्त संवत 61 संवत, गुप्त संवत 61 संवत गुप्त संवत। तो इसको हम जरा कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे साथियों, एडी में, आधुनिक संदर्भ में। तो ठीक है, 61 हो गया हमारा। गुप्त संवत कितना होता है, अभी हमने बताया आपको 319, और 61 इसमें अगर हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 380। तो इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 380, यानी 380 एडी में इसने ये शासन ये गुदवाया था मथुरा स्तंभ लेख।
अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में। ठीक है, उदयगिरी गुफा लेख जो कि कनिंघम ने खोजा था, 82 संवत इसके ऊपर लिखा मिलता है, गुप्त संवत 82 82। सांची लेख 93 संवत। मेहरौली लोह स्तंभ लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मेहरौली का लोह स्तंभ अभिलेख था जो कि अनंगपाल राजा ने गुदवाया था। अनंगपाल राजा हुए थे साथियों, एक अनंगपाल राजा जो हुए थे, उसने उसके टाइम पीरियड में उसमें लिखा है कि अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। हालांकि अनंगपाल तो जो है साथियों पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। तो इसको लोह स्तंभ को जो कि व्यास नदी के किनारे था, अनंगपाल तोमर ने ला करके उसको मेहरौली में स्थापित करवा दिया था, मेहरौली के किले में स्थापित करवा दिया था। चूंकि अनंगपाल तोमर जो था साथियों पृथ्वीराज चौहान का नाना था, जो वही पृथ्वीराज चौहान जिसने कि तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, पहले में जीता दूसरे में हारा। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर का कोई संतान नहीं थी, मतलब पुत्र नहीं था, तो उसने अपनी बेटी का बेटा जो कि पृथ्वीराज चौहान था उसको गोद ले लिया था और दिल्ली का राजा बना दिया था। उस समय की दिल्ली मतलब आज की मेहरौली। हालांकि कुछ इतिहासकार रहे हैं साथियों, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल, कि जैसे कि P.N. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक जैसे इतिहासकार रहे, उन्होंने ये साबित कर दिया रिसर्च से कि वो जो मेहरौली थी, जो कि दिल्ली के पास में मेहरौली का एक कस्बा है, वो मिहिरावाली थी। मिहिरावाली बोले तो वराह मिहिर की निवास स्थली थी। वराह मिहिर जो कि गणितज्ञ हुए थे उसकी निवास स्थली थी, जहाँ से वो कुतुब मीनार जो है वो भी उन्हीं से संबंधित थी। मिहिरावाली उन्होंने बनवाई नहीं थी, लेकिन वो उसके ऊपर शोध कार्य करते थे। उसके ऊपर चढ़ करके, जो कुतुब मीनार है 72 मीटर हाइट है उसकी, उसके ऊपर चढ़ करके वो ग्रहों नक्षत्रों के बारे में वो अपना ऑब्जर्वेटरी के तौर पे काम करते थे वहाँ पर। ठीक है, तो उसी कैंपस में, मेहरौली कैंपस में ही साथियों लोह स्तंभ है जो कि विष्णु को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि ये इसको पढ़ा था साथियों जेम्स प्रिंसेप ने, और इसमें लिखा कि वाहलिकों को हराया था। वाहलिकों को हराया था किसने? चंद्रगुप्त 2 ने। ठीक है, और गढ़वा का लेख 88 AD में। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताता हूँ साथियों। मैं खुद गया था यहाँ पर 2013-14 के आसपास, मैं खुद गया था यहाँ पर, तब हमने जा करके देखा था यहाँ पे, पूरे रिसर्च की थी इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से। जब मध्यकाल आएगा, कुतुब मीनार वगैरह का जब कैंपस वो का डिटेल आएगी ना, तब बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। मेरे फोटोग्राफ्स है मेरे पास बहुत सारे उससे रिलेटेड, वो मैं सारे टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो लोह स्तंभ है साथियों, ये सैकड़ों सालों से ऐसे के ऐसा ही खड़ा है। अंग्रेजों ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा काट करके इसमें नीचे से लेकर के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि ये इसका मटेरियल क्या है, लेकिन वो भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि जंग सैकड़ों साल हो गए साथियों, अभी तक ऐसे धूप सर्दी गर्मी भूकंप आंधी तूफान आ गया और वो यूं का यूं खड़ा हुआ है। हाँ, कुछ विद्वानों को मानना है कि उसके ऊपर गरुड़ की आकृति थी जो कि हट चुकी है। एट प्रेजेंट टाइम उसके ऊपर गरुड़ की आकृति नहीं है। लगभग 1 फुट मोटाई है उसकी, और ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लेख लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उसके ऊपर लेख लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि चंद्र नामक राजा ने उसको स्थापित करवाया था और वाहलिकों को हराया था। उस उपलक्ष्य में विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई, विष्णु दीप पर्वत पे, उसमें डिटेल है। और उसके साथ में एक 1905 का शिलालेख भी लिखा हुआ साथियों, जो कि एक पंडित हुए हैं, उन्होंने ट्रांसलेट करके संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप कुतुब कैंपस में जाएं कभी दिल्ली के पास कुतुब मीनार को देखने के लिए, तो वहाँ भी जाइए। और साथ में उसी के पीछे साइड में, हाँ एक बात बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि वहाँ पर केवल लोग कुतुब मीनार उसके ये अलाई दरवाज़ा और जो मस्जिद है उसको देख करके आ जाते हैं। लोग नहीं देखते हैं कि उसी के बैक साइड में क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का किला भी है और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भी लगी हुई है। मुझे उस समय नहीं पता था, बाद में पता लगा। ठीक है, तो अगर किसी को जाना हो तो पूरा जरूर देख कर आइए। गाइड भी आपको नहीं बताएगा उसकी चीज़ के बारे में कि इसके पीछे कुतुब राजा क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान का भी किला है और उसकी मूर्ति लगी हुई है। वो खाली आगे आगे वाला पोर्शन दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, आगे अगला पोर्शन दिखाएंगे और पीछे वाला छुपा का छुपा रह जाता है। तो डिटेल में देख लीजिए। पालीगों को हराया, उसके बाद गढ़वाले एक 88 संवत में आया। इसने विवाह संबंध स्थापित किया साथियों नागवंश की कुबेरनागा के साथ में, नागवंश की कुबेरनागा के साथ में शादी की। और जो प्रभावती गुप्त जो कि इसकी खुद की बेटी थी उसकी शादी कर दी थी वाकाटक राजवंश में। वाकाटक राजवंश का रुद्रसेन 2 के साथ में अपनी बेटी ब्याह दी थी।
और कदम वंश में काकुत्सर्वन वर्मन की पुत्री के साथ में अपना बेटे की शादी कर दी, कुमारगुप्त टू की, चंद्रगुप्त टू का बेटा कुमारगुप्त टू की शादी कर दी थी। इसके सिक्के मिले हैं हमें, कौन कौन से, स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने। 8 प्रकार के सिक्के साथियों, 3 मुद्राओं 3 धातुओं के 8 प्रकार के सिक्के, कौन कौन थे, वही धनुर्धारी धनुष के साथ में, सिंह निहंता, जो यहाँ पर बाघ वग्र निहंता था ना, बाघ को मारने वाला, वो यहाँ पर हो गया सिंह निहंता, यानी कि सिंह को मारने वाला, शेर को मारने वाला, शेर का शिकारी। अश्वारोही, घोड़े की सवारी करने वाला। छत्रधारी, इसमें है कि ये या राजा यज्ञ कर रहा है और एक उसका परिचायक, उसका नौकर उसके ऊपर छतर करके खड़ा हुआ है, छतर, राज छतर जिसको बोलते हैं। पर्यंक प्रकार के मतलब पलंग के ऊपर बैठे हुए, पलंग के ऊपर बैठे हुए राजा की आकृति युक्त। और राजा रानी पर्यंक, राजा और रानी दोनों बैठे हुए पलंग के ऊपर एक दूसरी तरफ देखते हुए कि सिक्के चलाए। ध्वजधारी मतलब झंडे वाला, ध्वजधारी प्रकार का सिक्का। और चक्र विक्रम, ये मैं है विक्रम, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के चलाए थे, किसने, चंद्रगुप्त टू ने, ठीक है। और ये वैष्णव धर्मानुयायी था साथियों। इसी के काल में फाहयान आया था, चीनी यात्री फाहयान जो इसी के समय में आया था, जिसका कि टाइम पीरियड है, पॉलिटिकल टाइम पीरियड फाहयान का इंडिया के अंदर 399 to 415, 399 से 415 के बीच में ये आया था। उस समय शासक था चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो ये जब आया था ना साथियों, इसने इसका हालांकि कोई उल्लेख नहीं किया है उस समय कि भाई कौन सा राजा था उस समय पर, लेकिन इसने काशगर होते हुए जब ये आया था, स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया था, तो इसने कनिष्क का चैत्य भी देखने का वर्णन किया है। कनिष्क का टावर या कनिष्क का चैत्य जो बहुत बड़ा था उस समय, वो देखने का वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद शासक वो साथ कुमारगुप्त फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड 415 से 455 का बीच में, ये सबसे अधिक गुप्तों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला ये था कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। 40 साल तक लगभग इसने राज किया, जिसका उल्लेख मिलता है बिलसद अभिलेख में। बिलसद अभिलेख या बिलसद अभिलेख या बिलसद अभिलेख एक ही चीज़ है, ठीक है। उपाधि महेंद्रादित्य और परम भागवत और शक्रादित्य। शक्रादित्य ह्वेनसांग कहता है इसको साथियों, शक्रादित्य कौन कहता है, ह्वेनसांग। और सर्वाधिक लेख इसने गुदवाए थे, जो कि 18 प्रकार के लेख थे, और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए थे, जो कि 14 या 15 प्रकार के सिक्के चलाए थे, किसने, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। तो ये साथियों आज हमारा मेन था चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी यहाँ तक का हमारा पूरा हो गया ये पोर्शन गुप्तों को लेकर के, ठीक है। और इससे और डिटेल में जो है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिए, उनको चीज़ों को समझ लीजिए। कोई चीज़ उसमें ना समझ में आए, कोई डाउट हो आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टाइम तक हम टेलीग्राम चैनल की विंडो को ओपन कर दें, ताकि सभी लोग वहाँ पर क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो कोई गड़बड़ ना करिए, मैं देखूंगा कि जो भी टाइम सुटेबल होगा हमें, उसमें हम ओपन कर देंगे, तो आप उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं अपने, और कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन जो आज का साथ कंप्लीट हो चुका है। आप हमें बताइए ज़रा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इससे कल की जो हमारी वीडियो आएगी वो इससे और आगे चैप्टर को इसको बढ़ाएंगे, और हमारे उम्मीद है कि कल हम इस गुप्त चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर दें। क्योंकि साथियों हमें स्पीडली चलना होगा, अभी हम टाइम पीरियड से काफ़ी पीछे चल रहे हैं मुझे लग रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। इसके बाद हमारी मीडिएवल आएगी, फिर बॉर्डर आएगी, बॉर्डर के बाद फिर हमारे PYQ और MCQ के भी सीरीज के भी सेशन हमें करवाने हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, हम भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं भी धीरे धीरे करके। और यहाँ जो रह जाता मटेरियल, जो यहाँ पर हम जिसका की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, या नहीं कुछ स्किप हो जाता है यहाँ से, तो उसकी डिटेल में टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। साथियों समझ में आती मुझे कि 250 से ज़्यादा टेलीग्राम के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन लाइव मीटिंग के अंदर, लाइव वीडियो क्लास के अंदर बहुत कम लोग आ पाते हैं। क्या चक्कर है? तो क्या बता पाएंगे क्या समस्या आ रही है? भाई 10% भी नहीं आ रही, 20-30 लोग ही आ पाते हैं लाइव क्लास के टाइम पे, तो क्या बात है। और टेलीग्राम चैनल हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं करीब 260 से ज़्यादा, तो क्या समस्या आ रही है? दिन की 1 बजे तो दिन में लगभग सभी फ्री होते हैं, देखा करो यार, क्या दिक्कत है? उस समय ना देख सको तो बाद में देख लिया करो कम से कम, और लाइक कर दिया करो वीडियो को, अच्छा लगता है हमें भी, जैसे आप लोगों के लिए मैं इतना कोशिश करता हूँ
एफर्ट्स लगाते हैं, तो आप भी लाइक कर दिया करो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो अधिक समय ना लेते हुए साथ, तो इसी वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लगे रहिए कंटेंट स्टडी में, आपका भाई आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।